हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सीएचओ का जो पेपर है जो अपना 10 नवंबर 2020 को हुआ था उसको आज एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि जो मैंने आपके लिए सीएचएन की स्पेशल एमसीक्यू क्लासेज जो एवरीडे 6 PM की स्टार्ट की थी, और इसके साथ ही जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे आपके गोल्डन की पॉइंट्स के, उन वीडियोज़ के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे मैं इसके अंदर ये भी बताने वाला हूँ। तो अपन विथ प्रूफ के साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस, और इसके अंदर अपन रेशनल्स के साथ में बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर बने रहना है। और यदि जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको पता है कि रिसेंटली एमपीसीएचओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही आपको पता होगा यहाँ पे आपको नर्सिंग वैकेंसी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो उन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान सीएचओ के एग्ज़ाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यानी इनमें से कौन सा आपको बताना है कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपको सबसे पहले इसमें से आपको पता करना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा। तो आपको पहले पता होना चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये जो 3 है ये किसके अंदर आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो है इन तीनों को छोड़ के जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट आंसर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? विटामिन्स। क्या होगा? विटामिन्स, क्योंकि विटामिन्स किसके अंदर आते हैं? विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो किसके अंदर आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सब आप लोग को जानते ही हैं कि आप जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से? ए, डी, ई, के। कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये 4 जो है वो कौन से हैं? फैट सोल्यूबल है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में है वो कौन सा हुआ? वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल के अंदर 2 आते हैं अपने, कौन से वाटर सोल्यूबल के अंदर आते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन सी। ये 2 जो है वो वाटर सोल्यूबल है। बाकी ए, डी, ई, के ये 4 क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए, डी, ई और के। तो इनमें से जो विटामिन सी है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और जो फैट सोल्यूबल कौन सा है? ए, डी, ई, के। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन सी वेजिटेबल्स और ऑप्शन डी फ्रूट्स। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जो विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा जो मिलती है वो किससे मिलती है? ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी बेरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। और जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलती है। रिकेट जो आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और जो बेरी है वो विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। B1 कौन सा होता है? थायमिन। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे को पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन ए है पैदा होते ही, ऑप्शन बी 6 माह की उम्र पर, ऑप्शन सी 1 वर्ष की उम्र पर, ऑप्शन डी 2 वर्ष की उम्र पर। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो शुरू करते हैं वो कब करते हैं? 6 मंथ में। कब करते हैं? 6 मंथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, जो टिश्यू रिपेयर के लिए जो आवश्यक है पोषक तत्व, तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी प्रोटीन। जो प्रोटीन जो है न्यूट्रिएंट्स
वो किसके लिए जो है आवश्यक है, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो लक्षण है डेंगू बीमारी का नहीं है। तो ऑप्शन ए है तेज़ बुखार, ऑप्शन बी हल्का बुखार, ऑप्शन सी आंखों में दर्द एंड ऑप्शन डी जोड़ों में दर्द। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमने जो आपको वीडियोस अपलोड किए थे उनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आपको जो गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में बात की थी तब मैंने डेंगू के बारे में आपको बताया था। उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी डेंगू के अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, आपको जो है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर जो है रिट्रो ऑर्बिटल आपको पेन होता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया ब्रेक बोन फीवर इसके अंदर होता है, तो जो यानी जोड़ों में दर्द भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ कि मैंने आपको कहाँ पे बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब आपको पढ़ाया था, ये देखिए यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल डेंगू की फीवर के जो साइन है इसके अंदर मैंने बताया था कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, हाई ग्रेड फीवर इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया रिट्रो ऑर्बिटल पेन मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई थी जब अपन ने कम्युनिकल डिजीज़ के गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में बात की थी। इन वीडियोज़ के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको MPCHO के अंदर भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो है इसके अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, हल्का बुखार नहीं देखने को मिलता है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया था डेंगू बीमारी के अंदर कौन सा लक्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, और कौन से जो है देखने को मिलते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर जब अपन ने स्पेशल जो कम्युनिकल डिजीज के गोल्डन पॉइंट्स की बात की रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई ग्रेड फीवर, इसको ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, विद चिल्स, इंटेंस हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बताया आपको जॉइंट पेन, रिट्रोऑर्बिटल पेन, फोटोफोबिया, कोलिक पेन। ये जी मैंने आपको जब अपन ने गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में बात की तब मैंने आपको ये बताया था। इस वीडियोज़ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको ओपन करना है, नहीं तो आप वहाँ चले जाओगे तो ये क्वेश्चन मिस कर दोगे। तो पहले आप ये पढ़ लो, जब ये पूरा पढ़ लोगे उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन बुक चेक करना, और वहाँ से आपको जो है इन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, VVM का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स VVM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो ऑप्शन ए है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, ऑप्शन बी वैक्सीन वायल मॉनिटर, एंड ऑप्शन सी वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, एंड ऑप्शन डी वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी वैक्सीन वायल मॉनिटर। VVM की फुल फॉर्म क्या होती है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैंने जब आपको NCL का जो पेपर सोल्व करवाया था, NCL का जो पेपर सोल्व करवाया था उसके अंदर मैंने वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन आपका जो NCL का जो पेपर था वहाँ से सीधा सीधा लिया गया कि VVM की जो है फुल फॉर्म क्या होती है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 मंथ पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है। ऑप्शन ए है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बता दूँ जो 9 मंथ की जो 9 मंथ पे जो है डोज होती है विटामिन ए की वो कितनी होती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अकॉर्डिंग टू WHO 9 मंथ पे विटामिन ए की जो डोज होती है कितनी होती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसका मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो इसका जो प्रूफ लिया है आपके लिए, ये देखिए, ये जो WHO की साइड से मैंने ये इसका वो पूरा निकाला है कि 6 से 11 मंथ तक जो है आप यानी ये 1 इंटरनेशनल यूनिट, ये बाकी आपको जो 6 मंथ के इंटरवल पे आप जो देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। यहाँ 12 से 59 मंथ यानी 5 साल तक जो अपन विटामिन ए की जो डोज देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस के संक्रमण मुक्त डिकंटामिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है। ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी ग्लूटाल्डिहाइड, एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। व्हाट इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी किसी वस्तु या सतह को यानी सरफेस को डिकंटामिनेशन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। और क्वेश्चन में पूछा गया है किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त यानी डिकंटामिनेशन करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बता दूँ आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। यानी जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो ट्यूबरकुलोसिस है यानी MDR TB के जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कितना रहता है। तो ऑप्शन ए है कम से कम 6 से 8 माह, ऑप्शन बी कम से कम 12 माह, ऑप्शन सी कम से कम
20 से 24 माह एंड ऑप्शन डी कम से कम 24 से 27 माह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कम से कम 20 से 24 माह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जो डॉट्स प्लस, ऐसे आपके क्वेश्चन में आएगा डॉट्स प्लस रेफर टू, आपको याद रखना है जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए डॉट्स प्लस रेफर टू, आपको क्या याद रखना है, MDR TB ट्रीटमेंट। क्या याद रखना है, जब आपसे पूछ लिया जाए डॉट्स प्लस रेफर टू तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको क्या ध्यान रखना है, MDR TB ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए कम से कम 1 सप्ताह, ऑप्शन बी कम से कम 2 सप्ताह एंड ऑप्शन सी कम से कम 4 सप्ताह एंड ऑप्शन डी कम से कम 12 सप्ताह। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो टिटनेस टॉक्सोइड है उसकी जैसे अपन बात करते हैं कि जब जब भी आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो आप फर्स्ट डोज टिटनेस के लगा देते हैं। फर्स्ट डोज कब लगाते हैं, अर्ली डिटेक्शन और प्रेगनेंसी जितनी जल्दी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो रही है, प्रेगनेंसी डिटेक्ट होते ही आप क्या लगा देते हैं, टिटनेस की फर्स्ट डोज लगा देते हैं और उसके 1 महीने बाद जो है आप क्या लगाते हैं, सेकंड डोज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि 2 टीकों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया कि जो जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उसकी जो है फर्स्ट डोज टीटी दे दी जाती है और उसके 1 महीने के बाद में सेकंड डोज दी जाती है, यानी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में कितना गैप हो गया, 1 मंथ का गैप हो गया। और आपको पता है कि 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। कितने होते हैं, 4 वीक या फिर 4 सप्ताह जो होते हैं 1 मंथ के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कम से कम 4 सप्ताह। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म से समय दी जाती है, जन्म के समय कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो ऑप्शन ए है BCG OPV हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी BCG OPV हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी BCG OPV एंड पेंटावेलेंट। तो कौन सी जो है वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जन्म के समय जो वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स वो दी जाती है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन जन्म के समय BCG भी दी जाती है, OPV की 0 डोज दी जाती है और हेपेटाइटिस बी की भी 0 डोज दी जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता है कोविड-19 जो बीमारी का कारण क्या है, वायरस है। और आपको बता दो फ्रेंड्स इससे आप जो कोविड-19 देखते हैं COVID-19, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म भी आपको से कभी पूछ लिया जाए तो मैं आपको यहाँ फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। CO का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कोरोना। क्या होता है CO का मतलब, कोरोना। और VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज। 19 मतलब 2019 में जो है पहली बार हुआ था चाइना के अंदर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोविड-19 डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोविड-19 डिजीज़ कहते हैं। कोविड की फुल फॉर्म मैंने क्या बता दी, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज़। और 19 यानी 2019 के अंदर जो पहला केस हुआ था चाइना के अंदर, इस प्रकार से इसका जो नाम पड़ा गया, जो इसका नामकरण किया गया, तो उसका नामकरण क्या किया, कोविड-19 किसकी वजह से होती है, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, ये चीज़ अलग मैंने आपको बताई है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन ए है 202, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 206 एंड ऑप्शन डी 208। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो मानव शरीर के अंदर जो बोन्स होती है वो कितनी होती है, 206। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर किया होगा। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट को क्या कहते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो है ये भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, जब अपने जो बताया था मैंने, जब टीबी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैंने आपको जो गोल्डन की पॉइंट्स वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो है ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट को जो की जाती है अपन किससे करते हैं, मोन्टेक टेस्ट। ठीक है, मोन्टेक टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर अपन जो है क्या करते हैं, PPD इंजेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं आपको जो है इसमें ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने जो उस पिछले वीडियो के अंदर जो बात की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था PPD सिक टेस्ट इसके बारे में। तो सिक टेस्ट जो है अपन डिप्थीरिया के लिए करते हैं, VDRL जो है यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट जो है आप सिफिलिस के लिए करते हैं, और एलिसा टेस्ट आपको पता ही है HIV के लिए करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है पेनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी गोल ब्लैडर। तो मानव शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी टीएसएच, ऑप्शन सी कोर्टिसोल एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। तो टेस्टिस के द्वारा जो बनाया जाने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो फ्रेंड्स जो लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहता है किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी यानी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंडेक्स केस, ऑप्शन बी प्राइमरी केसेस, ऑप्शन सी सेकेंडरी केस एंड ऑप्शन डी कैरियर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। जो स्टूडेंट्स ने जो एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस की वीडियोज़ की क्लासेस अटेंड की थी यानी जो स्पेशल MCQ क्लास और जो आपके जो गोल्डन की पॉइंट्स की जो मैंने 2 ही वीडियो बनाए थे वो क्लास जिसने अटेंड की थी उस कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आया होगा। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट केस जो आपको कम्युनिटी के अंदर डिटेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी केसेस कहते हैं। और जो फर्स्ट जो केस जो है फिजिशियन के द्वारा या किसी हेल्थ सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स केस कहते हैं। तो मैं इसको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था प्राइमरी केस किसको होते हैं? फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस इनटू द पॉपुलेशन यूनिट बीइंग स्टडी। ठीक है, इन पॉपुलेशन यूनिट के अंदर जो स्टडी की जाती है उसके अंदर जो फर्स्ट केस दिखा देता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी केस। मैंने बताया था सेकेंडरी केस क्या होता है? केसेस दे डेवलप फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी केसेज एंड प्राइमरी केसेज के कॉन्टैक्ट माने से जो केस डेवलप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी केस कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था इंडेक्स केस। तो इंडेक्स केस के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट केस that comes to the notice of the investigator और फर्स्ट केस रिपोर्टेड टू दी हेल्थ सिस्टम। यानी हेल्थ सिस्टम या फिर इन्वेस्टिगेटर या फिर फिजिशियन के द्वारा जो फर्स्ट केस डिटेक्ट होता है उसको हम इंडेक्स केस कहते हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन यूनिट के अंदर जो केस डिटेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी केसेस कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस में कहीं पे भी हेल्थ सिस्टम और इन्वेस्टिगेटर या फिजिशियन का नाम नहीं है। और यहाँ पे जो बताया गया समुदाय यानी कम्युनिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइमरी केस। ठीक है, इसका मैंने आपको रेशनल अच्छे से समझा दिया होगा। जिसको नहीं समझ में आया हो उस वीडियो को देख ले वापस जा करके। अभी मैंने आपको दिखाई दिया है CHN स्पेशल MCQ क्लास जो है, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से नंबर का है। तो CHN की MCQ क्लास जो मैंने 11th नंबर का जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आप सीधा यही सर्च कर लेना एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज ट्रांसमिशन स्पेशल MCQ CHN MCQ क्लास 11। ये चीज़ आप सर्च करोगे तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है CHN स्पेशल MCQ क्लास, उसके अंदर जो आप क्लिक करके पूरी लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में उसमें देखेंगे तो MCQ क्लास 11 नंबर की आपको मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़रूर देखना लेकिन इस वीडियो के एंड होने के बाद में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 मार्च एंड ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका भी मैंने आपके लिए जो हेल्थ डे का इंपॉर्टेंट 32 का जो वीडियो बनाया था जिसके अंदर टोटल 32 इंपॉर्टेंट जो नेशनल हेल्थ डे है उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उनमें से एक क्वेश्चन आ चुका है, इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट 32 हेल्थ डे फॉर राजस्थान CHO MPCH ऐसा करके मैंने इसको बनाया था। यहाँ पे मैंने बताया था वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। जब आपने इस वीडियो को जिस स्टूडेंट ने अटेंड किया होगा वो इसका भी करेक्ट आंसर करके आया होगा। वैसे इस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट ने करेक्ट ही किया होगा। इसके साथ ही अपन बात करते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है श्री वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी श्री रामनाथ कोविंद एंड ऑप्शन डी श्री लालकृष्ण आडवाणी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका वीडियो भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एक वीडियो तैयार किया था आपके लिए वर्तमान में कौन क्या है उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आ गया है, इसका प्रूफ भी आपको मैं दे देता हूँ कि मैंने आपको कब बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपको एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स ने एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के वीडियो अटेंड किए होंगे उनके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम आपको CHO में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको तैयारी भी करवाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एमटीबी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971 एंड ऑप्शन सी 1965 एंड ऑप्शन डी 1984। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा ऑप्शन बी 1971। क्या जाएगा? 1971 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? कौन सी बीमारी का कर चुका है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो एंड ऑप्शन डी एड्स। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको जो है थोड़ा अंग्रेजी में बताया था, इंग्लिश के अंदर बताया था, अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो है 2 डिजीज़ जो है इरेडिकेट हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था एक तो स्मॉल पॉक्स और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको? पोलियो। तो इसमें से स्मॉल पॉक्स तो है नहीं, तो आपको सीधा सीधा आंसर क्या जाना है? ऑप्शन सी पोलियो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हरित क्रांति को आह्वान किसने किया था? हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी त्रिभुवन पटेल, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन डी एच.एम. दलाया। तो किसने किया था फ्रेंड्स हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान? तो किसने किया था? ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये सबको आता होगा, सबको पता भी है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया था। ये कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी कोयला खदानों में आग, ऑप्शन सी सूखी खेती एंड ऑप्शन डी मानसून। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पता करना है जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर देना है। यहाँ पे पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो किसको ठहराया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे कि मेथेन, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और जो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज है वो क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी कोलेरा एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो फ्रेंड्स खसरा को आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। खसरा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीजल्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे पूछा गया कि फीको ओरल रूट से कौन सा नहीं फैलता है। तो मैंने फ्रेंड्स वीडियो आपको जो गोल्डन पॉइंट्स वाला जो वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको जो कम्युनिकल डिजीज़ के जो गोल्डन की पॉइंट्स का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेपेटाइटिस ए और जो ई है ये क्या किससे फैलते हैं? फीको ओरल रूट से फैलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो कोलेरा और जो टाइफॉइड है वो किससे फैलते हैं? फीको ओरल रूट से फैलते हैं। और जो मैंने आपको मीजल्स के बारे में बताया था कि किससे फैलता है? ये रेस्पिरेटरी से फैल सकता है या फिर अपन कहते हैं एयर ड्रॉपलेट से। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्योंकि जो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि फीको ओरल रूट से नहीं फैलता, कौन सा नहीं फैलता है? तो जो खसरा है वो रेस्पिरेटरी से फैलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी जो तीनों हैं वो फीको ओरल रूट से फैलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी पेट में दर्द, ऑप्शन सी निर्जलीकरण, ऑप्शन डी सुस्ती। तो फ्रेंड्स जो आपको बता दूं दस्त रोग यानी डायरिया में जो मृत्यु का मेन कारण जो होता है वो क्या होता है? निर्जलीकरण, या जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिहाइड्रेशन। यानी डिहाइड्रेशन की वजह से जो है डायरिया के अंदर बच्चे की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए दस्त रोग, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी छोटी माता। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो मृत्यु का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है वो क्या है? ऑप्शन ए दस्त रोग यानी डायरिया की वजह से 5 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन ए। और उसके अंदर दस्त रोग में क्या? डिहाइड्रेशन के होकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों में सामान्यतः कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? कितना होता है? ऑप्शन ए 1 सेकंड से कम, ऑप्शन बी 3 सेकंड से कम, ऑप्शन सी 5 सेकंड, ऑप्शन डी 7 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी 3 सेकंड से कम जो है आपको नॉर्मल कैपिलरी टाइम होता है किसके अंदर? बच्चों के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आंकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यानी आप यहाँ पे पूछा गया है कि 6 माह के जो बच्चा है उसका आप क्या कर रहे हैं? विकास का आंकलन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आप उसके अंदर क्या उम्मीद करेंगे?
तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है। ऑप्शन बी, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है। ऑप्शन सी, बच्चा स्वयं बैठ सकता है। ऑप्शन डी, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने जो माइल्ड स्टोन पढ़े होंगे पीडियाट्रिक के अंदर, तो इस माइल्ड स्टोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, बच्चा जो है 6 माह के जो बच्चा होता है वो क्या करता है, स्वयं बैठ सकता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बच्चा स्वयं बैठ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1.5 से 2.5 किलो, ऑप्शन बी 2 से 3 किलो, ऑप्शन सी 2.5 से 3.5 किलो और ऑप्शन डी 3 से 4 किलो। तो इस क्वेश्चन का ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि बी करूँ सी करूँ, बी करूँ सी करूँ। तो आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नॉर्मल वेट की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है मोर देन 2.5 kg। क्या याद रखना है आपको? मोर देन 2.5 kg। और जिसके अंदर आपको मोर देन 2.5 kg है वो आंसर आपको सीधे सीधे लगा देना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर 2.5 से 3.5 kg। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? तो यहाँ पे जो दे रखा है कम से कम 15 मिनट, ऑप्शन बी कम से कम 1 घंटा, ऑप्शन सी कम से कम 3 घंटे, ऑप्शन डी कम से कम 6 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कम से कम 1 घंटा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कम से कम जो है 1 घंटे के लिए जो है KMC प्रदान की जाती है इन कंगारू मदर केयर। लेबर रूम का जो तापमान है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 to 24, ऑप्शन बी 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 34 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल अपन मानते हैं कितना, 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मानते हैं? 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। क्योंकि अपने जो रेंज के अंदर ऑप्शन ए वाला जो रेंज वाला सही बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन मानव के दूध यानी ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन बी IgM एंड ऑप्शन डी IgA। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये जो इम्यूनोग्लोबिन या जो वैक्सीन से रिलेटेड जो मैंने आपका MCQ सॉल्व करवाए थे, उसके अंदर मैंने आपको जो है IgA, IgM, IgG सब के बारे में आपको बताया था। और उसमें मैंने आपको बताया जो सिक्रेशन के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? IgA। और ह्यूमन मिल्क के अंदर भी कौन सा पाया जाता है? IgA। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसको अपन सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी सी इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन डी इंट्रावीनस। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता ही चुका था वीडियो जो वैक्सीनेशन वाले में कि जो BCG वैक्सीन जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन से रूट से लगाया जाता है? इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। इसकी जो एट बर्थ जो डोज होती है कितनी होती है? 0.05 ml। कितनी होती है? 0.05 ml होती है। और जो है फ्रेंड्स, इसकी जो 1 महीने के बाद में इसकी जो डोज हो जाती है वो कितनी होती है? 0.1 ml। ये कब होती है? 1 महीने के बाद में। यदि 1 महीने तक जो BCG वैक्सीन नहीं दी जाती है उसके बाद दी जाती है तो उसके बाद उसको जो डोज दी जाएगी कितनी दी जाएगी? 0.1 ml दी जाएगी। और एट बर्थ पे जो डोज दी जाएगी कितनी दी जाएगी? 0.05 ml। कहाँ पे दी जाएगी? इंट्राडर्मली दी जाएगी। कहाँ पे और कहाँ कौन सी साइड कौन सी होगी? लेफ्ट अपर आर्म। नेक्स्ट हमने बात की थी कोप्लिक स्पॉट के बारे में। तो कोप्लिक स्पॉट भी मैंने जब आपको मीजल्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कोप्लिक स्पॉट से रिलेटेड जो बड़ी वीडियो बनाया था मैंने, तो उसके अंदर मैंने आपको जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में अपने बात करी थी। तब मैंने आपको बताया था कि जो कोप्लिक स्पॉट वो मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो कोप्लिक स्पॉट जो बक्कल म्यूकोजा है, बक्कल म्यूकोजा अपोजिट अपर सेकंड मोलर। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी मीजल्स। यानी कोप्लिक स्पॉट जो देखने को मिलता है आप लोग किस में देखने को मिलता है? मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS जो स्कीम है इसके लाभार्थी कौन कौन है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष से छोटे बच्चे, ऑप्शन बी गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ऑप्शन सी बुजुर्ग व्यक्ति एंड ऑप्शन डी ए तथा बी
तो फ्रेंड्स जो समेकित बाल विकास सेवा योजना यानी ICDS जो स्कीम है उसके अंदर जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे भी लाभार्थी होते हैं और गर्भवती तथा स्तन कराने वाले महिला भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा A और B दोनों, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी दूध एंड ऑप्शन डी सब्जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी दूध, यानी दूध के अंदर जो है कैल्शियम की जो सबसे बढ़िया स्रोत होता है कैल्शियम का, कौन रहता है? दूध।